Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our next class. Dear students, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो यूनिट 3 है ज़ूलॉजी का क्लास 12th। उसमें हम पढ़ रहे हैं डिजीज जिसमें हमने कंप्लीट किया पहले बैक्टीरियल डिजीज, उसके बाद हमने स्टडी किया वायरल डिजीज और फिर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था प्रोटोजोअन डिजीज। अब एक लास्ट प्रोटोजोअन डिजीज है जो है मलेरिया। लास्ट क्लास में मैंने ये ऐसे रखा था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला इसमें हमें डिटेल में इसका लाइफ साइकिल और बाकी चीजें पढ़नी है और ये आज की इस क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे मलेरिया, ये होता क्या है, किसकी वजह से होता है और इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मलेरिया। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे मलेरिया, इसे नाम ऐसा क्यों पड़ा, मींस बैड एयर। बैड एयर, अक्सर हम कहते हैं कभी कि जो हवा में आलूदगी है, देखिए दो तरह की बात है हम कह सकते हैं अबाउट द एयर। एक हम कह सकते हैं एयर पोल्यूशन जो जनरल पोल्यूशन होता है, दूसरा हम कहते हैं कि जो एयर है आज हवा ही बदली सी है, आज हवा का ही रुख कुछ उल्टा उल्टा सा है। जैसे आपको पता ही आज कोविड चल रहा है तो हम कहते हैं कि हवा में ही कुछ अजीब सा है कि इंसान बाहर नहीं निकलता है, इंसान डरता है छूने से, हाथ हैंडशेक करने से, किसी के नजदीक जाने से। हाँ, दिन में 2-3 बार इंसान यूज करता है सैनिटाइजर्स। जब भी किसी इंसान को मजबूरी होती है घर से बाहर निकलने की, वो क्या करता है, वो पहले यूज करता है मास्क, उसके बाद वो यूज करता है ग्लव्स और यूज करता है सैनिटाइजर्स एटसेट्रा। तो वो जितना कोशिश करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। तो हम कह सकते हैं आज हवा ही बदली, आज हवा में ही कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरीके से क्या रोनाल्ड रॉस ने कहा कि जो ये मलेरिया है ये एक्चुअली किसकी वजह से होता है, गंदे हवा की वजह से, इसको नाम पड़ा मलेरिया यानी कि बैड एयर। तो जो मलेरिया है इसमें कॉजेटिव एजेंट कौन है, सबसे पहले देखेंगे कॉजेटिव एजेंट, वो है प्लाज्मोडियम स्पीशीज। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज है, हम लिखेंगे जनरल प्लाज्मोडियम। और जो प्लाज्मोडियम है ये स्पोरोजोअन प्रोटोजाई यानी कि प्रोटोजोआ है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ? स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ मींस यानी कि जो नॉन मोटाइल है, वो है जिसका कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम। ध्यान से सुनिए, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इस प्लाज्मोडियम के 60 स्पीशीज है, 60 स्पीशीज, लेकिन याद रखिए इसमें चार स्पीशीज जो है वो मलेरिया करते हैं। टोटल कितने स्पीशीज है, 60, लेकिन सिर्फ 4 ऐसे हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है। कौन कौन से हैं, या उससे पहले हम देखेंगे हु डिस्कवर्ड, इसको किसने डिस्कवर किया, चार्ल्स लेविरॉन ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, यानी कि जो मलेरिया डिजीज है दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लेविरॉन। चार्ल्स लेविरॉन ने प्लाज्मोडियम के बारे में खोज निकाली। तो 4 स्पीशीज है जो मलेरिया करते हैं। कौन कौन से, पहला मैं पी लिखूंगा, स्मॉल पी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये 4 ऐसे हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है। ध्यान से सुनिए, इनमें जो सबसे प्लाज्मोडियम ओवेल जो है, याद ये सबसे रियरेस्ट है, रियरेस्ट स्पीशीज। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये रियरेस्ट है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियरेस्ट स्पीशीज, तो याद रखिए वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, देखिए जब भी कोई बंदा एग्जाम देता है तो एग्जाम में कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। जो फेल होते हैं उनमें 4, 5, 6, 3, 2 मार्क्स तो आते रहते हैं,
लेकिन इनमें बिल्कुल कम लोग ऐसे हैं जिनको एग आता है, अंडा आता है, यानी कि जिनको जीरो आता है। तो यहां पे ओवेल मींस एग, एग मींस जीरो, यानी कि ये बिल्कुल रियर है, कम। सपोज अगर कभी ऐसे क्लास में 100 लोगों ने एग्जाम दिया है, 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 100 बच्चों में सपोज अगर 30 बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो 30 बच्चों में रियल चांसेस है कि जिनको जीरो आया होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि 30 बच्चों को जीरो आ जाएगा। तो जिनको जो जीरो आता है वो रियर है, इसलिए हमने इसको नाम रखा है कि प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो रियरेस्ट स्पीशीज है। ओवेल मींस यानी कि यहाँ पे ओवेल मींस ओवा, ओवा हियर मींस एग, एग मींस जीरो। समझ में ठूला। और सबसे डेंजरस जो है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, मोस्ट डेंजरस, ये सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसके जब ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम की अगर किसी के बॉडी में प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम स्पीशीज आ गई तो याद रखिए उसको बार बार ये इसका मलेरिया का अटैक होता है। अगर वो दवा खाने के बाद उसको फिर से ये दौरा आता है, दैट मीन्स उसको ये इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल है, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा कोर्स, लंबे कोर्स तक उसको ये दवाई लेनी है टू इरेडिकेट दिस काइंड ऑफ डिजीज। और उतना ही नहीं, ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है ये अटैक करता है ब्रेन को, इसलिए सबसे डेंजरस है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन। तो अगर आपको याद रखना होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कौन सा स्पीशीज कॉमन है, तो वाइवेक्स, वाइवेक्स निकला है वाइवा। देखिए वाइवा, एक्स छोड़िए, वाइवा, वाइवा तो हर दिन होता है, वो जब भी कोई टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, चलो आज वाइवा हो जाएगा, तो वाइवा तो कॉमन है, इसलिए ये सबसे कॉमन स्पीशीज है। मलेरिया तो सबको होता है, ये सबको अटैक करता है ना। मलेरिया तो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम स्पीशीज आ जाएगी उसको मलेरिया हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये सबको होता है। तो ये 4 स्पीशीज ऐसे हैं जो अटैक करते हैं ह्यूमंस को और जिनकी वजह से क्या होता है, मलेरिया। तो टोटल प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज है, 60, लेकिन सिर्फ 4 स्पीशीज ऐसे हैं जो मलेरिया करते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो यहां पे हमारे पास पहले हमने 3 ऑब्जेक्टिव अभी तक देखे। सबसे पहला कि उसको किसने डिस्कवर किया, चार्ल्स लेविरॉन ने, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है ये मलेरिया, ड्यू टू पैथोजन नोन एज प्लाज्मोडियम। कितने जो है प्लाज्मोडियम स्पीशीज है जो मलेरिया करते हैं, तो 4 है टोटल, ठीक है। और सबसे रियरेस्ट कौन सा है, ओवेल है। सबसे डेंजरस कौन है, फेल्सीपैरम है। और सबसे कॉमन कौन है, वाइवेक्स। ना ये जो प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। नाउ व्हाट यू मीन बाय डाइजेनेटिक पैरासाइट, इससे पहले भी हमने पढ़ा, डाइजेनेटिक मीन्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू 2 होस्ट। वो पैथोजन जो अपनी जिंदगी को कंप्लीट करेगा 2 होस्ट में। तो यहां पे 2 होस्ट कौन सा है, एक है मैन और दूसरा है मस्कीटो, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज हम कह सकते हैं इसको, फीमेल मस्कीटो भी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो पहला मैन है और दूसरा फीमेल एनाफिलीज, वो 2 होस्ट है, इसको बोला गया डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मींस जो अपनी लाइफ साइकिल है, जो अपनी जिंदगी कंप्लीट करेगा 2 ऑर्गेनिज्म में। कौन कौन सा, एक है मैन और दूसरा है फीमेल एनाफिलीज। यहां पे जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, विच वन ऑफ देम इज प्राइमरी एंड विच वन ऑफ देम इज सेकेंडरी होस्ट। देखिए ध्यान से सुनिए, जिसमें बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वही होता है प्राइमरी होस्ट। तो जो फीमेल एनाफिलीज है इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे कंप्लीट करता है, मस्कीटो में, फीमेल एनाफिलीज में, इसलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी होस्ट। इसलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट। यानी कि बायोलॉजिकल की हम बात करें, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और जो मैन है ये सेकेंडरी होस्ट है,
ये सेकेंडरी होस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो मैन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फीमेल एनाफिलीज या मस्कीटो में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हु इज प्राइमरी होस्ट? मस्कीटो इज अ प्राइमरी होस्ट, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हु इज सेकेंडरी होस्ट? मैन इज सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, यहां तक ये तो क्लियर है कि जो प्लाज्मोडियम में ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी कि अपनी जिंदगी दो लिविंग ऑर्गन्स में कंप्लीट करता है, एक मस्कीटो में और दूसरा मैन में। मस्कीटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्राइमरी होस्ट है मस्कीटो, और मैन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वो सेकेंडरी होस्ट है। जो फीमेल एनाफिलीज है, ध्यान से सुनिए, इसमें दो फेज होते हैं। इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दो फेज है। एक तो इस मस्कीटो में गैमीट्स बनते हैं, तो जब गैमीट्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं गैमीटोगोनी। इसे हम क्या बोलते हैं? गैमीटोगोनी। यानी कि जो मस्कीटो है उसके अंदर होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो फेज में होता है। एक होता है गैमीट बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इसको हम बोलते हैं गैमीटोगोनी। और जो इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी कि वो स्टेज जो अगर किसी ह्यूमन के बॉडी में आ जाएगा तभी उसी को मलेरिया होगा। यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज हम कहते हैं उस पार्ट को, उस स्ट्रक्चर को, एक पैरासाइट के उस स्ट्रक्चर को जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएगा, और जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएगा तब वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा और तब जाके हो जाएगा मलेरिया। और जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है स्पोरोजाइट। स्पोरोजोइट, ये क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज। और फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पोरोजाइट इज नोन एज स्पोरोगोनी। सो मस्कीटो में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो फेज होते हैं। एक होता है गैमीट बनाना, जिसे हम बोलते हैं गैमीटोगोनी। दूसरा है स्पोरोजाइट बनाना, उसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। तो ये स्पोरोजाइट जो है ये एक और ऑब्जेक्टिव है। नाउ जहां तक मैन का ताल्लुक, मैन में होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा? तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये होता है तीन फेजेस में। देखिए इसमें क्या क्या होता है, ध्यान से। इसमें होता है एक्चुअली शीजोगोनी। शीजोगोनी, चलो मैं यही लिखता हूं, खाली एक ही, शीजोगोनी। शीजोगोनी जो है वो तीन तरह के हैं। कौन कौन सा? एक है प्री इर्थ्रोसाइटिक। प्री इरिथ्रोसाइटिक यानी कि प्री इर्थो, इर्थो मीन्स आरबीसी, आरबीसी से पहले शीजोगोनी। दूसरा है इर्थोसाइटिक, इर्थोसाइट शीजोगोनी। और जो थर्ड है उसे कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी। तो दैट मीन्स जो मैन है उसमें क्या होता है? शीजोगोनी। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि शीजोगोनी जो है वो किस में होता है? वो ह्यूमंस में होता है, मैन में होता है। व्हाट इज शीजोगोनी? फॉर्मेशन ऑफ शीजेंट्स। आई विल राइट इट हियर। कभी पूछेगा कोई कि व्हाट इज शीजोगोनी, हम फिर भी पढ़ेंगे आगे। फॉर्मेशन ऑफ शीजेंट्स। व्हाट इज शीजेंट्स? शीजेंट्स वो होता है जिनमें मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दैट मींस मैं यहां पे इसको रिकॉल कर रहा हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो मलेरिया है इसे क्यों नाम पड़ा मलेरिया, क्योंकि पहले यह कहा गया कि यह होता है ड्यू टू बैड एयर, गंदे हवा की। इसका कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन प्रोटोजोआ है। 60 स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के, और इसको डिस्कवर किया चार्ल्स लेवेरॉन ने। तो लेकिन 60 स्पीशीज में से सिर्फ 4 ही स्पीशीज ऐसे हैं प्लाज्मोडियम के जिनकी वजह से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम मोस्ट डेंजरस, प्लाज्मोडियम ओवेल रेयर स्पीशीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन है, प्लाज्मोडियम मलेरिया तो सबको होता है। यह डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इससे अपनी जिंदगी दो लिविंग ऑर्गन्स में कंप्लीट करता है। एक है फीमेल एनाफिलीज जिसे हम बोलते हैं मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो,
और दूसरा मैन। फीमेल मस्कीटो बायोलॉजिकली जो है प्राइमरी होस्ट है और जो मैन है वो सेकेंडरी होस्ट है। तो मस्कीटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसलिए वो प्राइमरी होस्ट है, और मैन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसलिए वो सेकेंडरी होस्ट है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो फीमेल मस्कीटो है उसमें दो मेन फेज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक है गैमीटोगोनी और दूसरा स्पोरोगोनी। गैमीटोगोनी मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, स्पोरोगोनी मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजाइट्स। अब जहां तक ताल्लुक है इन्फेक्टिव स्टेज का, वो क्या है, स्पोरोजाइट। नाउ मैन जो है उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो फेज होता है उसको बोलते हैं शाइजोगानी। व्हाट इज शाइजोगानी? फॉर्मेशन ऑफ शाइजेंट्स जो डिवाइड करेंगे, जो रिप्रोड्यूस करेंगे बाय मल्टीपल फिजन। तो शाइजोगानी 3 फेज में होता है, प्री इर्थोसाइटिक शाइजोगानी, इर्थोसाइटिक शाइजोगानी एंड एक्सो इर्थोसाइटिक शाइजोगानी। ये था आपका पहला इंट्रोडक्शन कि व्हाट मलेरिया इज। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हम देखेंगे कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये किस तरह अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ध्यान से देखिए बेटा, हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? एक इन्फेक्टेड मस्कीटो, एक इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा। यानी कि एक मस्कीटो है जिसके सलाइवा में पाए जाते हैं इन्फेक्टिव स्टेज, जिसके हम बोलते हैं स्पोरोजाइट। तो एक मस्कीटो आता है, उसके सलाइवा में स्पोरोजाइट है, वो एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है क्योंकि उसको चाहिए उसका ब्लड। तो जब वो बाइट करती है, खून पीने के लिए उसको पहले डालना पड़ता है सलाइवा। क्यों डालना पड़ता है सलाइवा? क्योंकि उसके सलाइवा में एंटी कोगुलेंट है एनाफिलीन। तो वो एनाफिलीन जब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है क्लॉट नहीं होता है, इसलिए फीमेल एनाफिलीन को क्या डालना पड़ता है? सलाइवा। लेकिन उसके सलाइवा में एनाफिलीन के साथ साथ कुछ इन्फेक्टिव स्टेज है इस प्लाज्मोडियम के, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजाइट्स। तो ध्यान से सुनिए, हम लिखेंगे यहां पे पहला पॉइंट, mosquito bites a healthy human and releases sporozytes। ठीक है, तो मस्कीटो ने क्या किया? उसने डंक मारा किसे? एक हेल्दी ह्यूमन को, और रिलीज क्या किया? इन्फेक्टिव स्टेज, जिन्हें क्या हम नाम देते हैं? स्पोरोजाइट्स। ये पहला पॉइंट है, बहुत छोटा है, डायग्राम में डिटेल में नहीं दिखा सकता हूं यहां पे, इसलिए मैं ऐसे बनाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो हेल्दी ह्यूमन जो है, एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट किया, तो बाइट करने के बाद उसको क्या डालेगी उसके बॉडी में? स्पोरोजाइट्स। जब स्पोरोजाइट्स यानी कि जो ही मस्कीटो ने बाइट किया उसने डाले स्पोरोजाइट्स, तो स्पोरोजाइट्स ब्लड के जरिए कहां पहुंचते हैं? लिवर में। ध्यान से सुनिए, टारगेट क्या है? लिवर। तो स्पोरोजाइट्स reach to liver and attacks hepatocytes। ये दूसरा स्टेज है। यानी कि जब ये स्पोरोजाइट्स कहां पहुंचे? एक बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो कहां पहुंचते हैं? लिवर में पहुंचते हैं। और लिवर में पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं? जो लिवर के सेल्स है उन पर अटैक करते हैं। लिवर के सेल्स पर अटैक करने के बाद वो लोग क्या करते हैं? ये स्पोरोजाइट्स क्या करते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए, जब ये लिवर सेल्स को अटैक करते हैं तो लिवर के अंदर जो फूड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि हिपेटोसाइट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, तो ये उसको एंगल्फ करते हैं।
यानी कि जब स्पोरोजाइट्स कहां पास ऑन होते हैं, लिवर के सेल्स में, जिन्हें हम बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। तो जब ये हिपेटोसाइट्स के अंदर पहुंचते हैं तो हिपेटोसाइट्स के अंदर जो सारा साइटोप्लाज्म होता है, जो भी इसका प्रोटोप्लाज्म होता है, ये उसको एंगल्फ करते खाते हैं। इससे क्या है, जो ये हम कह सकते हैं स्पोरोजाइट्स है, ये इंक्रीज होते हैं साइज में, और जब ये इंक्रीज होते हैं साइज में, दे एंटर, ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो जब ये डिवाइड करते हैं, उनको डिवाइड करने के बाद अपने ये मल्टीपल फिजन करते हैं और छोटे छोटे पीस करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोजोइट्स। सो थर्ड स्टेज में क्या होता है, द हिपेटोसाइट्स releases the hepatocytes releases cryptozoites. The hepatocytes, मैंने शॉर्ट में लिखा, the hepatocytes release क्रिप्टोजॉइट्स। कैसे? स्पोरोजाइट जब लिवर सेल्स को अटैक करते हैं तो लिवर सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको एंगल्फ करने के बाद, उसको खाने के बाद, जो स्पोरोजाइट है वो इंक्रीज होते हैं साइज में। जब वो इंक्रीज होते हैं साइज में तो ये स्पोरोजाइट्स डिवाइड करते हैं, ये मल्टीपल फिजन करते हैं, उसके बाद रिलीज होते हैं लिवर सेल से, उनको बोलते हैं हम क्रिप्टोजॉइट्स। तो जो ये क्रिप्टोजॉइट्स है, ये क्या है, ये एक्चुअली स्पोरोजाइट ही है, लेकिन ये एनलार्ज फॉर्म है, क्योंकि स्पोरोजाइट ने फूड खाया है हिपेटोसाइट्स का, जो भी हिपेटोसाइट के अंदर साइटोप्लाज्म है उसको एंगल्फ किया, जिससे स्पोरोजाइट का साइज बढ़ गया, और उसके बाद स्पोरोजाइट ने क्या किया, मल्टीपल फिजन। जब उन्होंने मल्टीपल फिजन किया तो उन्होंने क्या रिलीज किए, क्रिप्टोजॉइट्स। नाउ जब ये क्रिप्टोजॉइट्स रिलीज हो गई तो क्रिप्टोजॉइट्स अब क्या करेंगे, they will attack on the RBCs. Cryptozoites attacks RBC. तो जो ये क्रिप्टोजाइट्स है उनने किसको अटैक किया, आरबीसी को अटैक किया। तो जब उनने आरबीसी को अटैक किया, ये फोर्थ स्टेज है, क्रिप्टोजाइट से अटैक क्या किया, आरबीसी को। जब उन्होंने आरबीसी को अटैक किया तो आरबीसी के अंदर, ध्यान से मैं थोड़ा डायग्राम बना रहा हूं, सपोज ये एक आरबीसी है, ठीक है, और ये है क्रिप्टोजाइट, दिस है क्रिप्टोजाइट, ठीक है, इसके अंदर ये है क्रिप्टोजाइट, क्रिप्टोजाइट, और ये क्या है, आरबीसी। ये जो क्रिप्टोजाइट है इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, और आपको पता ही है वैक्यूल साइज में बड़ा होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो कहां जाता है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ध्यान से सुनिए, जब क्रिप्टोजाइट ने कहां अटैक किया, आरबीसी को, तो जब हम इस आरबीसी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें एक फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, इसे हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिग्नेट रिंग स्टेज कब दिखाई देता है। सिग्नेट रिंग स्टेज तब दिखाई देता है जब हम एक मलेरियल पेशेंट को, जब हमारे पास एक मलेरियल पेशेंट आता है, हमें उसका देखे, हमने उसके सिम्टम्स देखे तो हम उसके ब्लड को टेस्ट करते हैं। तो जब हम उसके ब्लड को स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, उसके आरबीसी में क्या आती है, एक फ्लावर शेप, जिसको हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। वो कैसे आती है, वो सिग्नेट रिंग स्टेज क्या है, क्योंकि जो क्रिप्टोजाइट्स है जब वो आरबीसी के अंदर होते हैं, उन क्रिप्टोजॉइट्स में क्या होता है, उनमें होता है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल की एक ऐसी शेप से वो एक फ्लावर शेप बनती है, जिसे हम बोलते हैं, एक रिंग शेप बनती है, जिसे हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। उसके बाद इसमें शेप और चेंज हो जाती है, ध्यान से देखिए, देखिए इसने शेप अब चेंज की, क्रिप्टोजाइट ने शेप चेंज की, इसे हम कहते हैं, ये एमीबॉइड शेप है। सो आई राइट हियर एमीबॉइड स्टेज। तो दैट मीन दूसरी स्टेज क्या आती है,
एमीबॉइड स्टेज। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज एमीबॉइड स्टेज, तो कहिए कि जो ये क्रिप्टोजोइट है, कहां पे क्रिप्टोजोइट, कहां पे आरबीसी के अंदर ये अपने ये सीडोपोडिया बनाती है, ये एक एमीबा शेप बनाती है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एमीबॉइड स्टेज। अब उसके बाद थर्ड शेप बन जाती है, ध्यान से देखिए, यह है आरबीसी, ठीक है, और यह है एमीबॉइड शेप्ड क्रिप्टोजोइट्स। तो ये जो क्रिप्टोजोइट्स है ये अब हीमोग्लोबिन को खाना शुरू करते हैं, ये हीमोग्लोबिन को एंगल्फ करते हैं, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करते हैं। और जब ये हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं तो ये उस वक्त हीमोग्लोबिन को जो डाइजेस्ट, जब ये हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करते हैं तो एक टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट बाय हार्ट। तो 3 स्टेज आगे, सबसे पहले मैंने बोला सिग्नेट रिंग स्टेज, यानी कि जब क्रिप्टोजाइट ने अटैक किया आरबीसी पे, तो आरबीसी में इन क्रिप्टोजाइट ने 3 तरह के शेप्स बनाए। पहला उन्हें एक रिंग शेप बनाई जिसका नाम पड़ा सिग्नेट रिंग स्टेज। दूसरी शेप उन्हें बनाई एमीबा लाइक, इसे बोलते हैं हम एमीबॉइड स्टेज। और थर्ड उन्हें क्या बनाया, तो जो ये क्रिप्टोजाइट्स है उन्होंने हीमोग्लोबिन को एंगल्फ किया, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट किया, और हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करने के बाद ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। और यही वक्त है जब ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आरबीसी से बाहर आते हैं। इन्हीं से सिम्टम्स पहले स्टार्ट होता है, फीवर होता है, और जो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स होते हैं ये डार्क होते हैं। ये जब लिवर से जाते हैं कहां पे, किडनी में, और किडनी को लॉस करते हुए यूरिन, तो इसको यूरिन का जो कलर है वो डार्क होता है। तो ये 2 मेन सिम्टम्स उस वक्त आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये मलेरिया है। एक, जो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बनते हैं तो पहला सिम्टम जो है फीवर होता है, तो इंसान के अंदर फीवर, टेम्परेचर राइज होता है, और दूसरा उसका जो यूरिन है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। तो ये 2 सिम्टम्स कब आते हैं, जब हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बनते हैं। नाउ इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद जो आरबीसी है अब ये बर्स्ट होगा, यानी कि जो क्रिप्टोजाइट्स है ये दे अंडरगो फॉर फिजन, ये फिजन करते हैं, ये मल्टीपल फिजन करते हैं और बहुत सारे क्रिप्टोजाइट्स बनाते हैं। सपोज एक क्रिप्टोजाइट आरबीसी के अंदर गया, एक आरबीसी के अंदर, तो वो क्रिप्टोजाइट आफ्टर कंप्लीटिंग दीज स्टेट्स वो अपने आप को डिवाइड करता है, मल्टीपल फिजन करता है और बहुत सारे क्रिप्टोजाइट्स बनाता है जिन्हें हम बोलते हैं मीरोजोइट्स। तो यहां पे मैं दिखाता हूं, इर्थोसाइटिक मीरोजोइट्स आर रिलीज्ड, कहां से, फ्रॉम और रप्चर्ड आरबीसी। ठीक है, ध्यान से, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मैंने कहा कि जब ये क्रिप्टोजाइट कहां होता है, आरबीसी के अंदर होता है, आफ्टर चेंजिंग द स्टेज, आफ्टर चेंजिंग द शेप, ये मल्टीपल फिजन करता है। सो आई विल राइट हियर कि जो ये क्रिप्टोजाइट्स है ये क्या करता है, मल्टीपल फिजन। तो जब ये मल्टीपल फिजन करता है, मल्टीपल फिजन करने के बाद ये आरबीसी से बर्स्ट, यानी कि आरबीसी को बर्स्ट करता है। और जब इसने बहुत सारे अपने छोटे छोटे पीसेस किए, यानी कि जब ये क्रिप्टोजाइट ने बहुत सारे अपने जैसे बहुत सारे बनाए आफ्टर डूइंग द मल्टीपल फिजन, तो आरबीसी बर्स्ट होता है। जब आरबीसी बर्स्ट हो गया तो आरबीसी से क्या रिलीज हो गए, erythrocytic merozoites. Now what are erythrocytic merozoites? Erythrocytic merozoites are those cryptozoites which becomes after successful multiple fission, यानी कि आरबीसी के अंदर क्रिप्टोजाइट्स आफ्टर कंप्लीटिंग मल्टीपल फिजन जो रिलीज हो गए उन्हें हमने नाम दिया एर्थोसाइटिक मीरोजाइट्स। और यहां पे ध्यान से सुनिए, ये जो एर्थोसाइटिक मीरोजाइट्स है ये क्या करते हैं, ये री अटैक करते हैं आरबीसी को। ठीक है, तो एर्थोसाइटिक मीरोजाइट्स कहां जाते हैं, ये फिर से अटैक करते हैं आरबीसी को। सो आई विल राइट री अटैक्स आरबीसी। तो उन्होंने फिर से क्या किया, आरबीसी को अटैक। तो मैं यहां पे फिर कहना चाहता हूं कि जो क्रिप्टोजाइट्स है जब ये आरबीसी के अंदर जाते
तो आरबीसी के अंदर जाने के बाद सिग्नल रिंग स्टेज बनता है, उसके बाद एमीबा शेप बनता है, एमीबॉइड स्टेज बनता है, उसके बाद ये हीमोग्लोबिन के को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो वहां से प्रोड्यूस करते हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स, और वो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स लॉस होते हैं, रिलीज किए जाते हैं वाया यूरिन, जिसे ब्लैक यूरिन हो जाता है, और उसी वक्त पहला सिम्टम नमूदार होता है जो फीवर होता है। और उसके बाद जब ये आरबीसी रप्चर होता है, यानी कि जब ये क्रिप्टोसाइट्स डिवाइड करते हैं, ये करते हैं मल्टीपल फीचर और बहुत सारे क्रिप्टोसाइट्स बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स। और वो इर्थोसाइटिक मीरोसाइट क्या करते हैं? दे री अटैक आरबीसी। इज द क्लियर? वो किसको करते हैं अटैक? आरबीसी को। अब देखिए यहां से साइकिल कंटिन्यू, यहां से क्रिप्टोसाइट्स किसको अटैक करेंगे? आरबीसी को। आरबीसी में इतने चेंज हो जाएंगे। आरबीसी में पहले सिग्नल रिंग स्टेज, उसके बाद एमीबॉइड स्टेज, उसके बाद हीमोजाइम ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद क्या होगा? मल्टीपल फीचर क्या बनेंगे? मीरोसाइट्स, फिर से अटैक करेंगे आरबीसी। ध्यान से मैं फिर रिपीट करता हूं, क्रिप्टोसाइट्स विल अटैक आरबीसी। वहां पे कौन सा स्टेज आएगा? पहले सिग्नल रिंग स्टेज, उसके बाद एमीबॉइड स्टेज, उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा? हीमोजाइम ग्रेन्यूल्स। उसके बाद ये क्या करेंगे क्रिप्टोसाइट्स आरबीसी के अंदर? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन करने के बाद आरबीसी क्या होगा? बर्स्ट होगा, रप्चर होगा। क्या रिलीज होंगे? इर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स। क्या है इर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स? ये एक्चुअली क्रिप्टोसाइट्स ही है जिन्होंने मल्टीपल फिजन किया और आरबीसी से बर्स्ट होकर बाहर आ गए। तो जब आरबीसी से बर्स्ट होकर बाहर आ गए तो इन मीरोसाइट्स ने क्या किया? उन्हें फिर से अटैक किया आरबीसी को। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है। इस साइकिल को हम नाम देते हैं इर्थोसाइटिक शेजोगानी। इरिथ्रोसाइटिक शेजोगानी क्या बोलते हैं हम इसे? इर्थोसाइटिक शेजोगानी। ध्यान से यहां पे पहले मस्कीटो ने, एक इन्फेक्टेड मस्कीटो ने किसको बाइट किया? ह्यूमन को। क्या रिलीज किए? स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट कहां पहुंचे? लिवर के हिपेटोसाइट्स में। और वहां पे उन्हें क्या किया? हिपेटोसाइट के अंदर उन्हें मल्टीपल फ्यूजन किया, तो क्या बनाए? क्रिप्टोजॉइट्स। मल्टीपल फ्यूजन, इसी को तो हम बोलते हैं शेजोगानी। तो इन हिपेटोसाइट्स के अंदर इन क्रिप्टोसाइट्स ने क्या किया? मल्टीपल फ्यूजन। और उसके बाद जब हिपेटोसाइट्स बर्स्ट हो गए तो क्रिप्टोसाइट्स को रिलीज किया गया और उन्होंने अटैक किया किसको? आरबीसी को। तो यहां तक ध्यान से देखिए, यहां तक जो स्टेज है, यहां तक ये होता है आरबीसी से पहले। ये कहानी यानी कि पहला, सेकंड और थर्ड स्टेज जो है ये आरबीसी से पहले वाली कहानी है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं प्री इर्थोसाइट। आई राइट इट हियर लाइक दिस, प्री इरिथ्रोसाइटिक, प्री इर्थोसाइटिक शेजोगानी। ये सारा शेजोगानी है, यानी कि सब में क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन। लेकिन ये स्टेज आरबीसी से पहले है, इसको नाम हमने क्या दिया? प्री इर्थोसाइटिक शेजोगानी। अब ध्यान से देखिए, कुछ इर्थोसाइटिक मीरोसाइट जब आरबीसी को अटैक करते हैं, दे डोंट टेक पार्ट इन लाइक दिस स्टेज। यानी कि कुछ इर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स वो आरबीसी को अटैक करने के बाद क्या करते हैं? अपनी शेप, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करते हैं, यानी कि दे चेंज इट्स शेप। वो अपनी साइज और अपनी शेप को क्या करते हैं? चेंज। और किस में कन्वर्ट होते हैं? गेमीटोसाइट्स में। तो मैं यहां पे लिखूंगा दो तरह की गेमीटोसाइट्स बनते हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रो गेमीटोसाइट, और दूसरा जिन्हें हम बोलते हैं मैक्रो गेमीटोसाइट। यानी कि कुछ इर्थोसाइटिक मीरोजानी आफ्टर री अटैकिंग द आरबीसी डज नॉट टेक पार्ट इन इर्थोसाइटिक शेजोगानी। यानी कि ये जो इर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स है ये अटैक तो करते हैं आरबीसी में, लेकिन वहां पे क्या न ये सिग्नल रिंग स्टेज बनाते हैं, न ये एमीबॉइड शेप बनाते हैं, न ये हीमोग्लोबिन को खा के हीमोजाइम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, न ये वहां पे मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। बल्कि जब ये आरबीसी में एंटर होते हैं तो आरबीसी के अंदर ये अपनी शेप, साइज, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और दो तरह के शेप बनते हैं। एक बनता है माइक्रोगेमीटोसाइट और दूसरा बनता है मैक्रोगेमीटोसाइट। सो ये है माइक्रोगेमीटोसाइट और दूसरा क्या है? मैक्रोगेमीटोसाइट। जो माइक्रोगेमीटोसाइट है ये कन्वर्ट होगा लेटर ऑन ये कन्वर्ट होगा इनटू द मेल गैमीट, और जो मैक्रोगेमीटोसाइट है ये कन्वर्ट होगा किसमें? इनटू द फीमेल गैमीट। तो दैट मींस
आफ्टर एर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स अटैक, आरबीसी पे अटैक करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज किया, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गए, दो तरह के गैमीट्स में, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोगैमीटोसाइट और मैक्रोगैमीटोसाइट। इज दैट क्लियर? यहां तक जो ये स्टेज है ये किस में होता था, मैन में। ये सारा जो किया कराया है ये किस में होता है, इंसान में, ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर। तो मैन के अंदर क्या होता है, ध्यान से हम पढ़ रहे हैं इसमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो पहले मैंने कौन सा स्टेज लिया, एसेक्सुअल स्टेज, यानी कि मैंने वो स्टेज लिया जिसको हम बोलते हैं शेजोगानी। यानी कि शेजोगानी मींस मल्टीपल फिजन, यानी कि जिसमें एक पैथोजन, जिसमें एक पैरासाइट डिवाइड करता है बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वो डिवाइड करता है बाय मींस ऑफ मल्टीपल फिजन, जिसमें वो क्या बनाते हैं, शाइजोन्स बनाते हैं। इसको हमने नाम क्या दिया, शेजोगानी। एक इन्फेक्टेड मस्कीटो जब आता है वो बाइट करता है एक ह्यूमन को, जब वो ह्यूमन को बाइट करता है तो इसके अंदर वो डालता है क्या, एक इन्फेक्टिव स्टेज है, बोलते हैं स्पोरोजाइट्स। वो स्पोरोजाइट कहां पहुंचते हैं, लिवर में, और लिवर के हिपेटोसाइट्स को अटैक करने के बाद वो इनका साइटोप्लाज्म खाते हैं, जिसके बाद वो मल्टीपल फिजन करता है और उसके बाद वो बनता है क्रिप्टोसाइट्स। और जब वो मल्टीपल फिजन करता है तो वो हिपेटोसाइट से रिलीज होता है और उसके बाद वो क्रिप्टोसाइट्स किनको अटैक करते हैं, आरबीसी को। सो जो आरबीसी से पहले स्टेज होता है इनको हमने नाम दिया प्री एर्थोसाइटिक शेजोगानी। लेकिन जब क्रिप्टोसाइट्स ने आरबीसी को अटैक किया, आरबीसी में अटैक करने के बाद वहां पे डिफरेंट शेप्स बनते हैं, जैसे रिंग शेप बनती है तो सिग्नेट रिंग स्टेज, एमीबा शेप बनती है तो एमीबाइड स्टेज, और जब वो हीमोग्लोबिन को खाते हैं तो वहां पे एक प्रोड्यूस होते हैं हीमोजाइन ग्रेन्यूल्स। उसके बाद क्रिप्टोसाइट्स क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन, तो रिलीज होता है आरबीसी से एज एर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स। द एर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स रीअटैक्स आरबीसी। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है, इसको हम बोलते हैं एर्थोसाइटिक शेजोगानी। जब ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलेगा तो इसमें क्या होगा, आरबीसी कंटिन्यूअसली बर्स्ट होंगे। तो जब आरबीसी कंटिन्यूअसली बर्स्ट होंगे, फीवर भी चढ़ेगा, फीवर भी होगा, ब्लैक यूरिन भी होगा, लेकिन साथ ही में क्या होगा, एनीमिया, यानी कि आरबीसी का नंबर क्या होगा, लो, तो एनीमिया होगा। एनीमिया के साथ क्या होगा, एक और चीज, शाबाश, जॉन्डिस होगा। क्यों? क्योंकि जब आरबीसी कंटिन्यूअसली बर्स्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो वहां पे जो है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनने के चांसेस है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये जॉन्डिस होगा। लेकिन कुछ एर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स जब आरबीसी को अटैक करते हैं, दे डोंट टेक पार्ट इन एर्थोसाइटिक शेजोगानी। वो क्या करते हैं, वो अपनी मॉर्फोलॉजी, अपनी शेप को चेंज करते हैं और उसमें आधे बनते हैं माइक्रोगेमीटोसाइट्स और आधे बनते हैं मैक्रोगेमीटोसाइट्स। नाउ ये सारा जो है किसमें होता है, इंसान में। अब ध्यान से देखिए, ये जो माइक्रोगेमीटोस है और मैक्रोगेमीटोस है आरबीसी के अंदर है। सपोज अब इस इंसान को मलेरिया है, यहां से एक फीमेल एनाफिलीज आती है जो नॉन इन्फेक्टेड है। अब इसने एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया। जब इसने इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया, इसने क्या किया, इसने ये आरबीसी खाए। तो दैट में हम यहां पे लिखेंगे नॉन इन्फेक्टेड मस्कीटो किसे बाइट करेगी, बाइट्स ए मलेरिया पॉजिटिव पर्सन एंड सक्स ब्लड containing RBCs in which micro and macro gametocytes are present. तो एक इन्फेक्टेड यानी कि एक नॉन इन्फेक्टेड मस्कीटो आता है, एक मलेरिया पॉजिटिव पर्सन को बाइट करता है और उसके आरबीसी को एंगल सक करती है, उसके ब्लड को सक करती है, जिसमें आरबीसी होती है और उन आरबीसी में माइक्रो मैक्रोगेमीटोसाइट्स होते हैं। इज द क्लियर? ये वो साइकिल था जिसे हमने नाम दिया था शेजोगानी। और ध्यान से सुनिए, पहले हमने क्या पढ़ा, प्री एर्थोसाइट, उसके बाद एर्थोसाइट। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, जब यहां पे क्रिप्टोसाइट्स, यहां पे देखिए, जब यहां पे क्रिप्टोसाइट्स अटैक करते हैं आरबीसी को, सिर्फ एक केस में बोलूंगा, प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम, सिर्फ प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम में क्या होता है, ध्यान से देखिए, प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम में क्या होता है, ये क्रिप्टोसाइट्स री एंटर होते हैं हिपेटोसाइट्स में और वहां पे डोरमेंट रहते हैं, वहां पे खामोश रहते हैं। सो आई विल राइट इट हियर,
क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम की बात हम करेंगे, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम की बात करेंगे। क्रिप्टोजॉइट्स रीअटैक्स hepatocytes and remains dormant there। कुछ क्रिप्टोसाइट्स फिर से अटैक करते हैं किनको, हिपेटोसाइट्स को। ध्यान से सुनिए, मगर सिर्फ किसमें, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। सिर्फ ध्यान से सुनिए, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम में क्या होता है, ये क्रिप्टोसाइट्स फिर से अटैक करते हैं हिपेटोसाइट्स को। जैसे मैंने यहां पे लिखा, द हिपेटोसाइट्स रिलीज क्रिप्टोसाइट्स, तो हिपेटोसाइट्स ने क्या रिलीज किया, क्रिप्टोसाइट्स। तो ये क्रिप्टोसाइट कहां जाते हैं, अटैक करते हैं किनको, आरबीसी को। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम में ये जो क्रिप्टोसाइट्स है ये फिर से अटैक करते हैं, ये फिर से अंदर जाते हैं, किनके अंदर जाते हैं, हिपेटोसाइट्स के अंदर, और वहां पे सोते रहते हैं, बिल्कुल खामोश रहते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं हिप्नोजॉइड स्टेज। हिप्नो मीन जब वो सोए होते हैं, डोरमेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, हिप्नोजॉइड स्टेज। और कुछ टाइम के बाद वो फिर से अटैक करेंगे किनको, आरबीसी को, एंड देन रीअटैक्स आरबीसी। जब वो हिपेटोसाइट्स के अंदर रहेंगे डोरमेंट एज ए हिप्नोजॉइट्स। बट अगर कोई पूछेगा क्या है हिप्नोजॉइट्स, तो हिप्नोजॉइट्स एक्चुअली क्रिप्टोजॉइट्स ही है जो हिपेटोसाइट के अंदर बिल्कुल खामोश रहते हैं, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। और कुछ टाइम के बाद फिर से अटैक करते हैं आरबीसीज को। और जब ये हिप्नोसाइट्स आरबीसी के अंदर अटैक करेंगे तब उन्हें हम नाम देते हैं मेटाक्रिप्टोसाइट्स। तब हम इनको नाम क्या देते हैं, यहां पे जगह नहीं है लिखने की, तब हम उनको नाम क्या देते हैं, मेटाक्रिप्टोसाइट्स। सो आई विल रिपीट अगेन, इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, सिर्फ एक प्लाज्मोडियम, इसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। मैंने कहा वो डेंजरस है क्योंकि उसमें रीलैप्स, फिर से अटैक होता है मलेरिया का, दवा लेने के बाद फिर से री अटैक होता है। इसलिए उसमें जो डोज हम देते हैं मेडिसिन का वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग देते हैं और लंबे अरसे के लिए देते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो क्रिप्टोसाइट्स है वो हिपेटोसाइट्स के, फिर जब वो यानी कि जब हिपेटोसाइट्स रिलीज करते हैं क्रिप्टोसाइट्स, तो कुछ क्रिप्टोसाइट्स फिर से अटैक करते हैं हिपेटोसाइट्स को और वहां पे चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाते हैं। और वो जब वहां पे रहते हैं तो बंदे को पता भी नहीं चलता है। जब यहां से एक मलेरिया पेशेंट दवा खाता है, उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके कुछ हिपेटोसाइट में अभी भी छुपे हुए हैं कुछ क्रिप्टोसाइट्स, जिन्हें हमने नाम दिया हिप्नोजॉइट्स, यानी कि वो इनएक्टिव डोरमेंट स्टेज है। और उसके बाद जब ये बंदा इसने दवाई खाई, ये ठीक हो गया, अब ये दवा वहीं पे छोड़ता है, ये पूरा डोज कंप्लीट नहीं करता है, इसको लगता है अब मैं ठीक हो गया, मलेरिया रिकवर हो गया, तो ये जो डोरमेंट हिप्नोसाइट्स है ये हिपेटोसाइट से बाहर आके किनको अटैक करते हैं, आरबीसी को। और जब ये आरबीसी को अटैक करते हैं हम इनको नाम देते हैं मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। और उसके बाद ये फिर से स्टार्ट होता है इर्थोसाइटिक शेजोगानी, और उसको फिर से मलेरिया होता है, इसको फिर से फीवर चढ़ता है, उससे फिर ब्लैक यूरिन होता है, उसको फिर चिल होता है, और इवन वो कोमा में भी चला जाता है। तो उसको पता ही नहीं, वो कहता है कि मैंने तो दवाई सारी खाई थी, मुझे क्या हुआ, लेकिन उसने जो डॉक्टर ने उसको, जो फिजिशियन ने उसको डोज दिया था, उसने वो सारा डोज कंप्लीट नहीं किया है। तो इसीलिए प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम डेंजरस है। तो इस साइकिल को हम क्या नाम देते हैं, क्योंकि ये आरबीसी के बाद होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सो इर्थोसाइटिक शेजोगानी। तो व्हाट इज एक्सो इर्थोसाइटिक शेजोगानी, ध्यान से सुनिए, व्हेन क्रिप्टोसाइट्स रीअटैक्स hepatocytes and remains inactive or dormant there, they are known as hypnocytes or hypnocyte dormant, hypnocytes dormant. Then they re-attack RBC after some time and are known as metacryptocytes. Such a stage is known as exoirthocytic शेजोगानी। तो तीन शेजोगानी मैंने बोले, एक है प्री इर्थोसाइटिक शेजोगानी जो आरबीसी से पहले होता है, यानी कि जब मस्कीटो बाइट करता है और रिलीज करता है स्पोरोजाइट, वो स्पोरोजाइट लिवर में पहुंचने के बाद जब ये लिवर सेल्स को अटैक करता है, इसको हम बोलते हैं प्री इर्थोसाइटिक शेजोगानी। जब हिपेटोसाइट से रिलीज होते हैं क्रिप्टोसाइट्स और वो अटैक
करता है आरबीसी को, और आरबीसी के अंदर वो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, उसके बाद मल्टीपल फीचर करते हैं और वहां से रिलीज होता है एज एर्थोसाइटिक मीरोसाइट्स, और वो एर्थोसाइट मीरोस फिर से आरबीसी को अटैक करता है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है, इसको हमने नाम दिया एर्थोसाइटिक शेजोगानी, यानी कि वो साइकिल जो कंटिन्यूअसली किसके अंदर चलेगा, आरबीसी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एर्थोसाइटिक शेजोगानी। लेकिन जब इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम कुछ क्रिप्टोसाइट्स री अटैक करते हैं हिपेटोसाइट्स को, और वहां पे रहते हैं डोरमेंट एज ए इनएक्टिव, उन्हें बोलते हैं हिप्नोसाइट्स, और वो हिप्नोसाइट्स टाइम का, वक्त का इंतजार करने के बाद फिर से अटैक करते हैं आरबीसी को एज ए मेटाक्रिप्टोसाइट्स, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोएर्थोसाइटिक शेजोगानी। ये सारी जो पिक्चर है, ये सारा जो खेल है, ये कहां पे रचा जाता है, ये कहां पे होता है, इंसान के अंदर। लेकिन इंसान के अंदर किस ऑर्गन में, सिर्फ लिवर में होता है और आरबीसी में होता है, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया था, शेजोगानी, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, शेजाइंस बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मल्टीपल फीचर बनते हैं। और मैंने यहां पे क्या कहा, एक नॉन इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट करती है किसे, एक मलेरिया पॉजिटिव पर्सन को, उसका ब्लड सक करती है, उस ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, और उन आरबीसी के अंदर क्या होता है, माइक्रोगेमिटोसाइट्स एंड मैक्रोगेमिटोसाइट्स। अब इस मस्कीटो को हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा, आप ये नोट कीजिए। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मस्कीटो। ये क्या था, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन, ह्यूमन में। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन, शाबाश, किसमें किसमें देखेंगे, मस्कीटो में। आप ये नोट कीजिए। टिल देन आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर। नाउ वेलकम बैक। इससे पहले हमने स्टडी किया था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, कहां पे, इन ह्यूमंस। तो कहां तक, जब एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को एक नॉन इन्फेक्टेड मस्कीटो ने बाइट किया, उसने उसका ब्लड सक किया, तो उस ब्लड में जब आरबीसी थे और उन आरबीसी में मैक्रोगेमिटोसाइट्स और माइक्रोगेमिटोसाइट्स थे। अब हम उसके आगे देखेंगे कि जब एक मस्कीटो ने ब्लड को सक किया और वो ब्लड सक करने के बाद कहां पहुंचा, स्टोमक में। अब हम देखेंगे मस्कीटो के स्टोमक में क्या होगा उन आरबीसीज का, जिसमें माइक्रोगेमिटोसाइट्स और मैक्रोगेमिटोसाइट्स है। सो हम यहां लिखेंगे साइकिल इन मस्कीटो, साइकिल इन मस्कीटो। ध्यान से देखो बेटा। तो पहले मैंने कहा ये माइक्रो गेमिटोसाइट्स है, ये माइक्रो गेमिटोसाइट्स है, और यह है मैक्रो गेमिटोसाइट्स। एक क्या माइक्रोगेमिटोसाइट्स और क्या है दूसरा, मैक्रोगेमिटोसाइट्स। क्योंकि माइक्रोगेमिटोसाइट्स और मैक्रोगेमिटोसाइट्स कहां बने थे, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इनको किसने एंगल्फ किया, क्योंकि ये मैक्रोगेमिटोसाइट्स एक्चुअली थे आरबीसी के अंदर, और उन आरबीसी को एंगल्फ किया किसने, मस्कीटो ने। अब ये मस्कीटो के स्टोमक में जो माइक्रोगेमिटोसाइट्स है, इसमें होगा एक्सफ्लैजिलेशन, एक्सफ्लैजिलेशन, यानी कि ये बनाएगा फ्लैजिला, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, 6 to 8 माइक्रोगेमीट्स, यानी कि 6 से 8 माइक्रोगेमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो माइक्रोगेमिटोसाइट्स जो है ये बनाएंगे मेल गेमीट्स पर कितने, 6 to 8। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 to 8। और जो मैक्रोगेमिटोसाइट्स है, इसमें होगा कोन ऑफ रिसेप्शन, कोन ऑफ रिसेप्शन, कोन यानी कि इसमें बनेगा एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनेगा, जहां से मेल गेमिटोसाइट उसमें पास ऑन होगा। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएगा ओनली वन मैक्रोगेमीट। तो याद रखिएगा, फीमेल गैमीट सिर्फ एक ही बनता है, 1 मैक्रोगेमीट, और 6 से 8 माइक्रोगेमीट्स बनते हैं। और ये दोनों कहां पे बनते हैं, गट में। कहां पे, इंटेस्टीन, यानी कि मस्कीटो के इंटेस्टीन में। उसके बाद क्या होगा, एक चीज याद रखिए, ये जो माइक्रोगेमीट्स या जो ये मैक्रोगेमीट्स है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स।
ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स। अब ये क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या बनाएंगे? जाइगोट। यानी कि जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे वो क्या बनाएंगे? जाइगोट। ये तो पहले हमें पता ही है, जाइगोट। अब जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड। तो गट के अंदर, ये सब कुछ कहां पे होता है? मस्कीटो के गट में, मस्कीटो के स्टोमक में, मस्कीटो के एलिमेंट्री कैनाल में। तो वहां पे क्या होता है मस्कीटो के स्टोमक में कि 6 से 8 माइक्रोगेमीट्स और 1 मैक्रोगेमीट बनते हैं जो आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट का क्रोमोसोम क्या है? डिप्लॉइड। जो जाइगोट है ये मोटाइल बनता है, ये मोटाइल होता है। मोटाइल के बाद क्या बनाता है? उसको हम बोलते हैं ऊकाइनेट। ऊकाइनेट यानी कि जो जाइगोट है ये मोटाइल है, इसको हम नाम क्या देते हैं? ऊकाइनेट। जो ऊकाइनेट है ये क्या करता है? ये छेद करता है स्टोमक वॉल को। ऊकाइनेट बोर्स थ्रू द वॉल ऑफ स्टमक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जाइगोट जो है ये मोटाइल है, इसको हमने नाम क्या दिया? ऊकाइनेट। इसने स्टोमक के वॉल को छेद किया और वहां से एस्केप हो गया। यहां से भी फिर रिपीट कर रहा हूं। एक नॉन इन्फेक्टेड मस्कीटो जब एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है तो उसका ब्लड सक करता है। उसके ब्लड में होते हैं माइक्रोगेमिटोसाइट्स एंड मैक्रोगेमिटोसाइट्स। माइक्रोगेमिटोसाइट 6 से 8 माइक्रोगेमिट्स बनाते हैं कि मेल गैमीट्स। मैक्रोगेमिटोसाइट सिर्फ एक ही मैक्रोगेमीट बनाता है। ये दोनों गैमीट्स फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनने के बाद ये जो जाइगोट है डिप्लॉयड होता है और ये बनता है, ये बिल्कुल मोटाइल होता है जिसे हम कहते हैं ऊकाइनेट। ध्यान से देखिए, ऊकाइनेट भी डिप्लॉयड होता है। ऊकाइनेट करने के बाद जब ये ऊकाइनेट बनता है ये छेद करता है किसके वॉल को? स्टोमक के वॉल को। जब ये छेद करता है स्टोमक के वॉल को तो ये वहां से एस्केप होता है। जब वहां से एस्केप होता है तो ये क्या करता है? ध्यान से देखिए, जो ये स्टोमक के वॉल को छेद करता है, ये जो ऊकाइनेट है ये करता है एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एनसिस्टेशन? यानी कि एक सिस्ट वॉल बनाता है। आई विल शो यू लाइक दिस। यह है सिस्ट वॉल और यह है इसके अंदर ऊकाइनेट। ठीक है, ऊकाइनेट का क्रोमोसोम क्या है? डिप्लॉयड। और इसके बाहर क्या बनाया? सिस्ट वॉल। तो इसको हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। सो एनसिस्टेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल। सो आई विल राइट इट हियर। formation of cyst wall। तो जब इसने सिस्ट वॉल बनाया, इसने अपने प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई सिस्ट की वॉल की, इसको हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। तो इसको नाम हम देते हैं oocyst। इसको हम नाम देते हैं oocyst। ठीक है, oocyst हम इसको नाम देते हैं। तो जो oocyst होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअली मोटाइल ऊकाइनेट है जिसने अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव वॉल बना दिया और उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉयड है। लेकिन जो oocyst है ये पहले करता है मियोसिस, उसके बाद माइटोसिस। मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस। तो पहले क्या होता है? मियोसिस। यानी कि जो oocyst है ये पहले करता है मियोसिस और मियोसिस के बाद क्या करता है? माइटोसिस। तो जब ये मियोसिस करेगा 2n किस में कन्वर्ट होगा? n में। और जब माइटोसिस करेगा तो बहुत सारे n वाले सेल्स बनेंगे। ध्यान से देखिए यहां क्या बनेंगे। आई विल शो यू दिस लाइक दिस डायग्राम में। 2n से क्या किस में कन्वर्ट होंगे? n में। n के बाद ये क्या करेंगे? बहुत सारे माइटोसिस। इनको हम बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। इनको हम बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। वी कॉल द स्पोरोसिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरोसिस्ट? कि जो oocyst है वो पहले करता है मियोसिस,
2n से कन्वर्ट होता है n में, उसके बाद क्या करता है माइटोसिस। वो अगर उसने 2n से n बनाए दो सेल्स, वो दो सेल्स दो न्यूक्लियर जो है माइटोसिस करते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियर बनाते हैं जिनके सबका क्रोमोसोम क्या होता है n नंबर। इनको हम बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। और उसके बाद स्पोरोसिस्ट में क्या होता है, ये जो स्पोरोसिस्ट है ये इस सिस्ट वॉल को रप्चर करते हैं, अपने इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं और अपनी शेप को चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स क्या बनाते हैं, स्पोरोजाइट्स। ये जो स्पोरोजाइट बना इसमें क्या है, इसकी शेप जो है वो चेंज होती है, पहले सर्कुलर थे, अब ये थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप बन जाते हैं। यहां मैं शेप दिखाता हूं कैसी शेप अटेन करते हैं, ये ऐसी शेप अटेन करते हैं, इस तरह की शेप बनती है, इसको हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट। तो ध्यान से देखिए, यहां पे जो oocyst है ये क्या करता है, इट ब्रेक्स सिस्ट वॉल। इट ब्रेक्स सिस्ट वॉल। ये सिस्ट वॉल को क्या करता है, ब्रेक। और जब ये सिस्ट वॉल को ब्रेक करता है, ये जो न्यूक्लियर ये बाहर निकलते हैं और इनको बोलते हैं स्पोरेंट्स, ये बाहर आ जाते हैं और अपनी शेप को चेंज करते हैं, इनको हम नाम देते हैं स्पोरोजॉइट्स। तो ध्यान से देखिए, ये जो स्पोरोजॉइट्स है दे रिमेन in the saliva, remain in the saliva। तो ये मस्कीटो के सलाइवा में रहता है और रेडी होता है, और जब भी मस्कीटो किसी को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजाइट्स को रिलीज करेगा। ये सारा साइकिल कहां पे होता है, मस्कीटो के अंदर। मैं रिपीट करता हूं, जब एक नॉन इन्फेक्टेड मस्कीटो आता है और एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है तो उसका ब्लड सक करते हैं। उसके ब्लड में कुछ आरबीसी होते हैं जिनके अंदर माइक्रोगेमिटोसाइट और मैक्रोगेमिटोसाइट्स होते हैं। जब ये ब्लड इस मस्कीटो के स्टोमक में पहुंचता है तो ये ब्लड सेल्स रप्चर हो जाते हैं वहां पे एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से, तो वहां से रिलीज होते हैं माइक्रो एंड मैक्रोगेमिटोसाइट्स। तो माइक्रोगेमिटोसाइट्स क्या करता है, ये फ्लैजिला बनाता है, ये कन्वर्ट होता है 6 to 8 माइक्रोगेमिट्स में। और जो मैक्रोगेमिटोसाइट्स है ये बनाता है कोन ऑफ रिसेप्शन, कोन बनाता है, इसको हम बोलते हैं एक मैक्रोगेमिट। तो एक मैक्रो और 6 से 8 माइक्रोगेमिट्स बनते हैं। ये दोनों फ्यूज होते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दोनों गेमिट्स हैप्लॉइड्स होते हैं, इससे जो जाइगोट होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड। जाइगोट मोटाइल बनता है तो इसको हम बोलते हैं ऊकाइनेट, तो ऊकाइनेट भी क्या होता है, डिप्लॉइड। या ये पॉइंट याद रखिए, इन होल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सिर्फ जाइगोट और ऊकाइनेट एक ऐसा स्टेज है जो क्या होता है, डिप्लॉइड्स। ये पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉइड इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में सिर्फ जाइगोट और ऊकाइनेट ऐसे स्टेज है जो क्या है, डिप्लॉइड्स। उसके बाद ये मोटाइल ऊकाइनेट ये छेद करता है स्टोमक के, इस मस्कीटो के स्टोमक के वॉल को, और वहां से निकलता है और अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाता है, उसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। जब वॉल बनाने के बाद ये oocyst क्या करता है, इसमें पहले होती है मियोसिस, डिप्लॉइड कन्वर्ट होता है हैप्लॉइड में, और हैप्लॉइड न्यूक्लियर फिर क्या बन करता है, माइटोसिस। तो बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियर बनते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोरोसिस्ट, और इन न्यूक्लियर को बोलते हैं स्पोरेंट्स। उसके बाद ये जो स्पोरेंट्स होते हैं ये अपनी शेप को चेंज करते हैं और ये सिस्ट वॉल को ब्रेक करते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, स्पोरोजॉइट्स में। और ये स्पोरोजॉइट्स कहां रहते हैं, इस मस्कीटो के सलाइवा में। नाउ मस्कीटो इज रेडी टू बाइट अनदर पर्सन। द मस्कीटो नाउ bites another human and continues its life cycle। ठीक है बेटा, तो अब ये मस्कीटो किसे बाइट करेगा, किसी दूसरे इंसान को, और इसमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से आप देखिए कि मलेरिया में दो चीजें हो गई। ध्यान से देखिए मलेरिया में क्या क्या हो गया। पहले गैमीट्स बनी, ये वाला फेज, इसको हम बोलते हैं, यहां मैं लिखूंगा गैमीटोगोनी, यानी कि इसने क्या बनाए, गैमीट्स। फिर यहां से लेके यहां तक जो हो गया इसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। क्या बोलते हैं इसे, स्पोरोगोनी, क्योंकि इसमें क्या बने, स्पोरोसाइट्स।
तो इस तरह मस्कीटो के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक होता है गैमीटोगोनी, गैमीट्स बनते हैं, और दूसरा होता है स्पोरोगोनी, स्पोरोजाइट्स बनते हैं। गैमीटोगोनी मींस गैमीट्स बनना, गैमीट्स फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट के बाद ऊकाइन, ऊकाइन के बाद ऊसिस, ऊसिस के बाद स्पोरोजाइट, इसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। और ये कहां पे होता है? मस्कीटो। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम, अब इसने दो लोगों में, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपनी जिंदगी को कंप्लीट किया। पहला, इंसान में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वहां इसने गेमिटोसाइट्स बनाए, वहां पे 3 फेज हो गए। एक्चुअली वहां पे शेजोगानी होता है, लेकिन वो 3 फेज में होता है। प्री एर्थोसाइटिक, आरबीसी से पहले, एर्थोसाइटिक बार बार आरबीसी में, और सिर्फ प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम में होता है एक और फेज, जिसे हम बोलते हैं एक्सो एर्थोसाइटिक शेजोगानी। उसके बाद एक नॉन इन्फेक्टेड मस्कीटो आता है, एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है, उसका ब्लड सक करता है, उसके अंदर आरबीसी होता है, उनमें होता है गेमिटोसाइट्स। तो वो गेमिटोसाइट्स, गैमीट्स बनाने के बाद स्पोरोजाइट्स बनाते हैं। तो गेमिटोगानी और स्पोरोगानी कहां होता है? मस्कीटो के अंदर। सो दिस इज द लाइफ साइकिल इन मस्कीटो। सो दैट वाज द टोटल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम ने अपनी जो लाइफ है 2 हिस्सों में कंप्लीट की, एक मस्कीटो के अंदर और एक ह्यूमन के अंदर। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पर एक डायग्रामेटिक इसको दिखा, वो आप प्लीज अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। ठीक है, अब हम देखेंगे मस्क्यूटो के सिम्टम्स कि मस्क्यूटो का अब हम देखिए प्लाज्मोडियम, मलेरिया का इंक्यूबेशन, यानी कि प्लाज्मोडियम का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये कब कितने टाइम के बाद पता चलता है कि फीवर होता है, और कब सिम्टम्स नमूदार होते हैं, और सिम्टम्स क्या है, और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स। यहां 4 तरह की स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के, इसलिए चारों का जो इंक्यूबेशन पीरियड वो डिफरेंट है। किसी का 48, किसी का 72 आवर्स। तो हम देखेंगे किसके 48 आवर्स है और किसका 72 आवर्स। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड, वी नो इट वेरी वेल कि जब पहला सिम्टम, यानी कि वो टाइम जब पैथोजन बॉडी के अंदर दाखिल होता और जब पहला सिम्टम नमूदार होता, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो आपको मलेरिया में 2 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने होंगे। पहला है टर्शन मलेरिया, टर्शन मलेरिया। व्हाट डू यू मीन बाय टर्शन मलेरिया? इसमें क्या होता है, हर तीसरे दिन सिम्टम नमूदार होते हैं। Symptoms appear after every 3rd day, जो होता है 48 आवर्स के बाद। यानी कि हर तीसरे दिन सिम्टम्स नमूदार होते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं 48 आवर्स के बाद सिम्टम्स फिर से रीअपियर होते हैं। इसको हम बोलते हैं टर्शन मलेरिया। दूसरा है, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट, या उसे बोलते हैं कॉटन मलेरिया। कॉटन मलेरिया, इसमें क्या होता है, सिम्टम्स अपियर होता है 4th डे, यानी कि 72 हर चौथे दिन पे सिम्टम्स नमूदार होते हैं, और या हम सिंपली कह सकते हैं 72 आवर्स के बाद। अब हम देखेंगे सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स है मलेरिया की। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहला सिम्टम जो है, इसमें सर्दी लगती है, चिल। उसके बाद फीवर अप टू 104 फॉरेनहाइट, 1 से 4 डिग्री फॉरेनहाइट फीवर होता है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। जनरल वीकनेस, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट। ये तो सिंपल सिम्टम्स है, लेकिन क्रॉनिक केस में, यानी कि जो लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो क्या है, हिपैटोमेगाली,
व्हाट डू यू मीन बाय हिपैटोमेगाली? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, वो तो डेफिनेटली होना ही होना है। जॉन्डिस, क्यों? क्योंकि जब आरबीसी की मौत हो जाएगी, आरबीसी की डेथ के बाद क्या होता है, उसमें जो आरबीसी डेथ है उनका जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो हीम पार्टिकल उसका बनता है बिलिरुबिन एंड बिलिवरिन, उनकी लेवल राइज हो जाएगी। स्प्लीनोमेगाली एंड इवन क्रॉनिक केस में अगर जल्दी इसमें इलाज नहीं होगा डेथ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सेरिब्रल फीवर एक है, जो सेरिब्रल फीवर, ये इसके सिम्टम्स थे। अब हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि किस पैथोजन का, किस स्पीशीज का कौन सा इंक्यूबेशन पीरियड है और कौन से सिम्टम्स है। तो पहले लेंगे प्लाज्मोडियम ओवेल, पहला है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 14 डेज, यानी कि 14 डेज के बाद सिम्टम्स नमूदार होते हैं, वही होगा ना थर्ड डे स्टार्ट। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 14 डेज, हर थर्ड। और फीवर कौन सा होता है इसमें? कौन सा टाइप ऑफ मलेरिया होता है? टर्शन मलेरिया, टर्शन मलेरिया। उसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसका भी 14 डेज है, इसका भी बिनाइन टर्शन मलेरिया होता है। यानी कि जो प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो है, इनमें क्या होता है? इन दोनों में होता है टर्शन मलेरिया। इन दोनों में क्या होता है? टर्शन मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है ये मोस्ट कॉमन है, और जो है ये रियरेस्ट है, तो मैंने आपको पहले ही कहा। थर्ड जो है सबसे डेंजरस, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। 12 डेज, यानी कि 12 दिन के बाद ही इसका टोटल 12 डेज है इंक्यूबेशन पीरियड। इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट सब टर्शन मलेरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, इसको नोट कीजिए क्योंकि इसके लिए बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है, इसका 12 डेज है इंक्यूबेशन पीरियड, और इसका मैलिग्नेंट सब टर्शन मलेरिया है। तो ये सबसे डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस। इसकी वजह से परनिशियस एनीमिया होता है। और परनिशियस एनीमिया, क्योंकि जब आरबीसी बहुत ज्यादा डैमेज हो गए तो एनीमिया हो जाता है। इसकी वजह से होता है ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर, क्योंकि जो यूरिन है, मैंने आपको पहले बोला यूरिन में हीमोज एंड ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो कलर है वो ब्लैक होता है, इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। इसकी वजह से सेरिब्रल फीवर भी होता है। ठीक है। फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसका है 28 to 30 डेज। क्वार्टन मलेरिया, व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टन मलेरिया? यानी कि एवरी 72 आवर्स के बाद, यहां ध्यान से देखिए, हर 48 आवर्स के बाद फीवर होता है, यानी कि 48 आवर्स के बाद या तीसरे दिन। तो यहां पे हर चौथे दिन, या सिंपली हम कह सकते हैं 72 आवर्स के बाद फीवर आ जाता है। ठीक है, ये इनके कुछ। अब डायग्नोसिस, ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे इन 4 स्पीशीज के रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिए बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टाइप ऑफ मलेरिया जो है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ मलेरिया। और यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम को बहुत याद है, बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, और इसमें एक याद रखिए, जो एक्सोइर्थोसाइटिक शेजोगानी है वो सिर्फ ओवेल और वाइवैक्स में होता है, फैल्सिपारम में नो एक्सोइर्थोसाइटिक शेजोगानी। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस, हाउ कैन वी डायग्नोज, यानी कि अगर मैं डायग्नोज करनी होगी, ब्लड टेस्ट सैंपल लेना होगा, टेस्ट करना होगा, हमें कैसे पता चलेगा ये मलेरिया और कौन सा मलेरिया? तो ध्यान से देखिए, प्लाज्मोडियम ओवेल और वाइवैक्स,
इनके आरबी यानी कि जिस इंसान को मलेरिया होगा और उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होगा, तो उनके आरबीसी के साइटोप्लाज्मिक डॉट होंगे, उनको बोलते हैं शुफनर्स डॉट, शुफनर्स डॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 3 स्टार। यानी कि जिस ह्यूमन को प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से इंफेक्शन होगा, उनके आरबीसी के अंदर या उनके आरबीसी के साइटोप्लाज्म में कुछ डॉट्स देखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं शुफनर्स डॉट्स। दूसरा जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है, यानी कि अगर किसी इंसान को प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम का इंफेक्शन हुआ है तो वहां पे, चूंकि ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए मोरर्स डॉट्स, मोरर्स यानी कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है उसके अंदर कौन से डॉट्स पाए जाते हैं? मोरर्स डॉट्स। यानी कि जिस इंसान को प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम का इंफेक्शन हुआ है तो उनके आरबीसी में मोरर्स डॉट्स हैं। अब जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है, इसके आरबीसी के अंदर जीमैन्स डॉट्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। आप देखिए इस मलेरिया में हमने कितने क्वेश्चन पर जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवेल, अगर किसी इंसान को प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इंफेक्शन हुआ तो शुफनर्स डॉट्स होंगे उनके इन्फेक्टेड आरबीसी में। अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है तो इन्फेक्टेड आरबीसी में मोरर्स डॉट्स होंगे। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया है तो उसके अंदर जीमैन्स डॉट्स होंगे। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए, रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे, सर रोनाल्ड रॉस, ये एक डॉक्टर थे, सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इसने पहली बार इसीलिए बोला, इसने बोला कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्लाज्मोडियम एंड मस्कीटो, यानी कि जो प्लाज्मोडियम मस्कीटो के बीच में जो रिलेशन है वो किसने बोला हमें? सर रोनाल्ड रॉस ने। अब नेक्स्ट स्टेप, प्रिवेंशन। हाउ कैन वी प्रिवेंट? इस डिजीज से हमें कैसे बचाना है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले बायो कंट्रोल में याद रखिए गैम्बूजिया फिश, गैम्बूजिया ये एक फिश है जो लार्विसिडल है, यानी कि जो स्टैग्नेंट वाटर्स होते हैं, जहां पे खुला पानी होता है, जहां पे खतरे हैं कि प्लाज्मोडियम के लार्वे हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम के पैथोजन हो सकते हैं, तो वहां पे गैम्बूजिया की फिश डालिए तो ये उनके लार्वे को सबको खा जाएंगे। सो दिस अ बायो कंट्रोल। तो पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, अगेन इज द which one of the following fish is used to control the malaria? That is गैम्बूजिया। तो गैम्बूजिया से क्या है? गैम्बूजिया आप डालेंगे आप जहां पे गंदा पानी जमा बहुत, और हम गैम्बूजिया ज्यादातर वहां पे यूज करेंगे जहां पे बड़ा सा हम कह सकते हैं स्टैग्नेंट वाटर है, जहां पे खुला बहुत ज्यादा पानी है, तो वहां पे इसकी गैम्बूजिया की फिश डालिए, वो खुद को मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ ही वहां के सारे लार्वे को खाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा, इंसेक्ट कंट्रोल। कैसे? हमें इंसेक्टिसाइड यूज करना है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स और शाबाश मस्कीटो प्रोपिलेंट्स, मस्कीटो प्रोपिलेंट्स, क्रीम्स, नेट्स एटसेट्रा। देखिए अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना है। जितना हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, जब भी मिनिमम चांस ऑफ हाउस फ्लाई दिस द मस्कीटोज। तो जब मस्कीटो के मिनिमम चांस होंगे तो उनके काटने के चांस भी कम है, तो उनके इन्फेक्टिव स्टेज भी कम होंगे। सो हमें इंश्योर करना, अब अगर मस्कीटो है, हमें मस्कीटो प्रोपेलेंट्स, वो क्रीम्स या वो हम यूज करते हैं एज एन ऑल आउट, जो हम जलाते हैं मस्कीटो, वो क्रीम्स जलाते हैं जिससे मस्कीटो हम जो मस्कीटो को किल करते हैं। या इतना ही नहीं, हम कभी यूज कर सकते हैं एज ए मस्कीटो जैसे नेट्स, मस्कीटो से बचने के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए, और हम इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं कंट्रोल द मस्कीटो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है कि कीप सराउंडिंग क्लीन, जितना हो सके अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है। और हमें जो ये ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा को जितना हो सके दूर रखना है, उसको डिस्पोज करना है। सराउंडिंग के जो वेस्ट मटीरियल है उनको हमें डिस्पोज करना है। रनिंग वाटर, रेन वाटर, उनको हमें डिस्पोज करना है, ये प्रॉपरली होना चाहिए। लेकिन सपोज, ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स है, लेकिन अगर सपोज ये किसी बंदे को इन्फेक्शन हो गया, सपोज किसी बंदे को इन्फेक्शन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे?
उसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। यानी कि प्रिवेंशन तो है, ये तो बचना है, लेकिन जिस बंदे को हो चुका है इन्फेक्शन तो उसको हम क्या करेंगे? तो ध्यान से, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रग्स। ड्रग्स में एक ड्रग है जो नेचुरल ड्रग है, ध्यान से, उसका नाम है क्यूनीन, या इसे हम बोलते हैं क्यूनाइन। क्यूनाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूनाइन ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बार्क ऑफ ए सिंचोना प्लांट। एक प्लांट है, उसका नाम है सिंचोना, उसकी बार्क जो है, उसका बार्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। दैट मीन जो क्यूनाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कीजिए, 3 स्टार है। क्यूनाइन जो है एक नेचुरल ड्रग है, किसके खिलाफ? मलेरिया के खिलाफ। कहां से प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम द बार्क ऑफ ए सिंचोना प्लांट। और आर्टिफिशियल ड्रग में हम क्या देंगे? क्लोरोक्विनीन, प्राइमाक्विनीन। सो ये 2 इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे ड्रग्स है, लेकिन यहां पे 2 का नाम लिया मैंने, क्लोरोक्विनाइन and primaquinine. These are the artificial drugs, they are the medicines which are used against the malaria. जो क्विनाइन है ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंचोना प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करना वहां पे, क्योंकि ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचुरल ड्रग है, लेकिन आर्टिफिशियल ड्रग में यानी कि जो मैन मेड ड्रग्स है वो क्लोरोक्विनाइन एंड प्राइमाक्विनाइन है। सो ये था इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द मलेरिया। तो हमने मलेरिया में क्या पढ़ा? पहले हमने देखा कि इसका डिस्कवरर, कॉजेटिव एजेंट, हमने देखा इसके कितने स्पीशीज, 4 स्पीशीज। उन 4 स्पीशीज में सबसे डेंजरस कौन है, रेयरेस्ट कौन है, कॉमन कौन है। उसके बाद हमने लाइफ साइकिल पढ़ा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मस्कीटो। उसके बाद हमने पढ़ा उनका टेबल, उनका इंक्यूबेशन पीरियड, टाइप ऑफ फीवर, और उसमें हमने देखा कि उसके सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मलेरिया। इंशाल्लाह बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रोटोजोन डिजीज। तो इससे हमने 3 तरह की डिजीज कंप्लीट की। हमने बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट की, उसमें हमने ऑलमोस्ट 20 डिजीज पढ़े। उसके बाद हमने वायरल डिजीज पढ़े, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 15 डिजीज पढ़े। उसके बाद हमने प्रोटोजोन डिजीज पढ़े, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 12 डिजीज पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे हेलमिंथिक डिजीज में आते हैं, प्लेटिहेलमिंथेस, नेमेटोहेलमिंथेस, और साथ में पढ़ेंगे फंगल डिजीज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट पार्ट देखेंगे डिजीज का, जो हेलमिंथिक डिजीज और फंगल डिजीज है। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।